आज क्लास शुरू नहीं होनी। मैम ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਮ ਅਸ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂ ਜਾएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या किया था हमने लास्ट टाइम? गुड मॉर्निंग मैम। कुछ उसमें रहता है सिलेबस में से करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में से मेन टॉपिक्स कल आपने सारे पिक किए थे कि ये कल करवाएंगे। कौन से टॉपिक थे वो? पोटेंशियल सरफेस कराया था मैम आपने, करंट डेंसिटी। और क्या करवाया था? मैम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने ना आपको एक आर्टिकल बोला था कि वो बहुत लेंथी है। कौन सा आर्टिकल बोला था कल कि कल करवाऊंगी? बताना मेरे को जल्दी से। एलएस वाला मैम। हाँ, एलसीआर सर्किट। ये एलसीआर सर्किट में सबसे पहले देखो, एल मीन इंडक्टर, ये होता है। ये हमारे पास एल मीन्स इंडक्टर, ये होता है। अब अगर इसकी देखी जाए, ये क्या है? इंडक्टर है। ये क्या है? इंडक्टर है, जिसकी इंडक्टेंस क्या है? एल है। ये अब अगर हम बात करें कैपेसिटर की, ये है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? सी। और इसके क्रॉस चार्ज आपको पता है कितना होता है? Q इज इक्वल टू सीवी। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस आपको चार्ज पता होता है कि कितना होगा, वो कितना होता है? Q इज इक्वल टू सीवी। ऐसे ही उसके बाद ये रही रेजिस्टेंस। मैम ये रिलेशन कहाँ से आता है Q इज इक्वल टू सीवी? नहीं, कहाँ से आता है? कहीं से तो आता है। आता है ये +2 में करते हैं शायद ये चीज। ये ना शायद में उसके आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से शायद निकलता है ये। यस मैम, कैपेसिटर का फॉर्मूला है ये, अच्छा, ये चार्ज अपॉन पोटेंशियल। नहीं, आप ना इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये है, यहाँ पे ओम्स लॉ कैसे आया है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो सेम चीज की V इज इक्वल टू आई आर है। यहीं से आप देखोगे इसके क्रॉस कितना चार्ज कलेक्ट होगा, मीन्स ये प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगी बैटरी। अब बैटरी को ज्यादा बढ़ाते जाओ, वहां पे चार्ज ज्यादा कलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो जो इसका चार्ज है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या लगा देते हैं? कैपेसिटेंस लगा देते हैं। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से आया होगा। ये जैसे यहाँ से ये V इज इक्वल टू
IR निकला है। अच्छा, उसके बाद L के लिए क्या हमें कुछ पता है? L के लिए क्या हमें कुछ पता है? पता होता है हमें L के लिए? नहीं पता होता। L के लिए हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो अगर हम देखें ये इसकी वैल्यूज आगे निकलेंगी। अब आपको पेपर में एक बार लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया हुआ था। वो क्वेश्चन क्या था? LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है। ठीक है, LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होती है। अब उससे पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए। वो चीज क्या है कि इंडक्टर के अक्रॉस कितनी रेजिस्टेंस होती है। इंडक्टर के अक्रॉस कितनी रेजिस्टेंस होती है, जिसको XL से लिखते हैं, वो होती है J ओमेगा L। J ओमेगा L। J क्यों लगा है? जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हो, ऐसे है। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा तो ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है ना। वैसे ही यहाँ पे I और J सेम ही है। ठीक है, J क्या है हमारे पास? आयोटा का ही काम करेगा। ओमेगा हो गया फ्रीक्वेंसी, L हो गई इंडक्टेंस। और अगर हम देखें कैपेसिटर, कैपेसिटर की इंडक्टेंस होती है 1/J ओमेगा C। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है। ठीक है, मैंने शायद कैपेसिटेंस बोल दिया, रेजिस्टेंस है ये। इंडक्टर की रेजिस्टेंस इतनी होती है, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस इतनी होती है। ये वैल्यूज तो आपको पता होनी चाहिए। और ये वाली वैल्यूज हम शायद ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज की हैं, याद नहीं है हमने की है या फिर नहीं की। ठीक है, अगर नहीं की है तो ये वैल्यूज आप लोगों के याद होनी चाहिए। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन मैम बन जो जाता L है वो ओमेगा के पैर में है, साथ मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई है साथ, पैर में नहीं है। ठीक है मैम। मैम जब हमें जितना याद आ रहा है तो ओमेगा एल और 1/ओमेगा C ये वाली टर्म्स याद आ रही हैं। जो जे लगा है ये वाला तो बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा। ये होता है जे। बट LCR सर्किट में मैम प्लस तो इम्पीडेंस वाला, तो उसमें तो ये होता ना कि अंडर रूट। LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी में नहीं निकलेगा ये नहीं आता है। ये तो आता है सिंपल। अगर आप कैपेसिटर की देखोगे, अगर आप कैपेसिटर की देखोगे तो उसकी इंपीडेंस कितनी है? इंपीडेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, 1/J ओमेगा C। और अगर आप इसकी देखोगे XL इज इक्वल टू J ओमेगा C, ये आता है। जब +2 में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें ओमेगा एल और 1/ओमेगा C ही है, साथ में जे फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ, बट आना चाहिए ये फैक्टर। पूरा इम्पीडेंस याद है ना कि अपना अंडर रूट R² प्लस आपने X वही है ना, माइनस आपने टोटल याद किया, आपने टोटल याद किया हुआ है। ठीक है, बट अगर आप किसी भी फॉरेन ऑथर की बुक उठा के देखोगे ना, वहां पे ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा कि होता ही यही है। जे साथ में इमेजिनरी नंबर साथ में आएगा, इसके इंडक्टर के भी आएगा और कैपेसिटर के भी आएगा। चाहे ना आप गूगल पे भी सर्च मार लो, वहां पे भी आपको ये वैल्यूज दिखेंगी, ये दिखाते हैं। कर लेना, चाहे आप गूगल पे भी सर्च, आपको यही रिजल्ट निकल के आएंगे। अच्छा, अब उसके बाद LCR सर्किट। ठीक है, हमने क्या करना है? LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में तीनों को क्या कर देना है? एक सर्किट में कंबाइन कर देंगे। ये कर दिया अगर मैंने, यहाँ पे लगा दी बैटरी। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया? तीनों को कंबाइन कर दिया। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है। हम तीनों को कंबाइन करें। ठीक है, आपको एक एक की फ्रीक्वेंसी पता है कि इसकी ओमेगा है, इसकी ओमेगा है। ठीक है, या फिर आपको पेपर में क्या आएगा? या तो फ्रीक्वेंसी पूछी होगी या फिर इंपीडेंस पूछी होगी सर्किट की। ठीक है, या तो इसकी इंपीडेंस पूछी होगी। अब देखो इसकी इंपीडेंस, हमने वो रिलेशन नहीं करना है 1-2 पेजेस का। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, क्या होता है याद है? किसी को अभी कोई बोल रहा था, R² प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा होल स्क्वायर।
ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, इम्पीडेंस है, किसकी, एलसीआर सर्किट की। एलसी इस पे क्वेश्चन आया हुआ था कि इम्पीडेंस कितनी होती है, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट की अगर हमें इम्पीडेंस पूछी जाए तो वो इतनी होती है, Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब एक और चीज होती है रेजोनेंस, ठीक है। एक और चीज पूछी जाती है कि इम्पीडेंस बताओ रेजोनेंस पे, ठीक है। रेजोनेंस पे क्या होता है, ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। रेजोनेंस पे ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। दोनों चीजें इक्वल होने का क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम कैसे, तो जैसे ना हमने ऑसिलेशंस, अच्छा आगे करेंगे वेव्स एंड वाइब्रेशंस में। यहाँ पे देखो, जो इंडक्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। मींस इंडक्टर के अक्रॉस क्या है, करंट फ्लो होता है, ठीक है? अगर करंट फ्लो होता है तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा। कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज होता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो अगर हम देखें, इसमें से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होनी है और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होनी है। पहले ये वाला फुल्ली चार्ज होता है, ठीक है, ये फुल्ली डिस्चार्ज होता है। ये हम आगे करेंगे डिटेल में, बट ऐसे ही तो आपको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ, ठीक है। अगर इसके क्रॉस करंट फ्लो होगा, ये अभी फुल्ली डिस्चार्ज है, ठीक है। पहले ये चार्ज होगा, फिर ये अभी डिस्चार्ज पड़ा है, मींस इसमें चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है। अगर मैं इसको आप ऐसे समझो, देखो ये लगा हुआ है कि इंडक्टर, ये लगा दिया कैपेसिटर में, ठीक है। अब पहले आप मान लो कैपेसिटर फुली चार्ज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं, मैंने मान लिया कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज है। अगर फुली चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है। अब ये कंप्लीटली चार्ज है, ये इसको क्या दिखा, एक रेजिस्टर दिखा, ये सारे रेजिस्टर ही है, ये सारे रेजिस्टर के कंपोनेंट ही है। तो इसको एक रेजिस्टर दिखा, तो ये इसके क्रॉस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, ये इसके क्रॉस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो अब इसके क्रॉस करंट फ्लो हुआ तो क्या होगा, इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बननी स्टार्ट हो गई। मींस जो एनर्जी है ना, जो चार्ज है, वो यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, मींस एनर्जी ट्रांसफर होने लग गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लग गई, मैग्नेटिक एनर्जी में। तो ये जाता जाएगा, ये जाता जाएगा, ये कन्वर्ट होती जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी में। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मींस पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब फिर क्या होगा, अब ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, ये फुल्ली चार्ज है, फिर उसको एक रेजिस्टर दिखाइए, इसके क्रॉस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। कौन, ये एल और एस। अब हमारे पास, मैंने बोला था रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस पे दोनों की इंपीडेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की इंपीडेंस क्या होती है, सेम होती है। दोनों की इंपीडेंस मींस ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि मैम रेजोनेंस, बोर्ड का साइड वाला पार्ट विजिबल नहीं है। कौन से वाला, अभी दिख रहा है, हाँ जी मैम। तो रेजोनेंस पे दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम होती है, ठीक है। तो आपको पहले तो एलसीआर सर्किट ये है, इसकी आपको इम्पीडेंस याद रखनी है कि कितनी होती है, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी बताओ, ठीक है, इसकी रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी बताओ, तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो ये बनी, तो यहाँ से जेड किसके इक्वल आ जाएगा, आर के, कहाँ पे, रेजोनेंस पे, ठीक है। अच्छा, इसमें से और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, अच्छा रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होती है,
रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी बताओ एलसीआर सर्किट की कितनी होगी। यहाँ पे देखो, इससे आप निकाल सकते हो ओमेगा, ये इस तरफ ले आओ तो क्या बना ओमेगा स्क्वायर, इस टर्म को नीचे ले गए तो 1/LC, तो ओमेगा की वैल्यू निकल आई 1/√LC। ठीक है, अब वैसे तो स्क्वायर के साथ यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए था, बट ओमेगा क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ पे जो माइनस है उसको हम निग्लेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ओमेगा की ये वैल्यू निकल आई है। ठीक है, जो सेकंड चीज आपने याद रखनी है एलसीआर सर्किट में, वो आपने ये याद रखनी है। तो फर्स्ट जेड की क्या वैल्यू होती है, सेकंड रेजोनेंस पे जेड की क्या वैल्यू होगी, और थर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस पे। ठीक है, तो ये तीन चीजें जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट की। इसमें कोई डाउट हो किसी को भी? मैम ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई ना, लीनियर हाँ जी, फ्रीक्वेंसी भी तो ਕੱਢ सकते हैं 2 पाई न्यू करके। हाँ जी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो यहां से एफ की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाय 2 पाई, ऐसे निकाल लूंगी। मैम अब एफ क्या है? क्या हुआ? यहाँ पे एफ क्या है अब? एफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये ओमेगा? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। आप लोगों ने ये रिलेशन देखा हुआ है 2 पाई न्यू? हाँ जी, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा क्या होती है, ये भी फ्रीक्वेंसी। मैम ये देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चाहे इसको एफ लिख लो चाहे न्यू लिख लो, सेम ही चीज है, सेम ही रोटेशन है ये। तो देखो आपके पास ये रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, जो यहाँ पे न्यू है इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जो ये ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैम ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती ओमेगा? वेलोसिटी भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो इसको, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो दोनों तरफ यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। 2 पाई की क्या कोई यूनिट्स होंगी, 2 पाई की कोई यूनिट्स होती है? नहीं होगी, No, ये ma'am. कांस्टेंट है। तो इसको आप एंगुलर वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी बोल दोगे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। वैसे ना ये रिलेशन वैसे कहाँ से निकल के आता है, वैसे ये रिलेशन कहाँ से निकल के आता है, ये वेलोसिटी से ही निकल के आता है। वेलोसिटी से कैसे निकल के आता है, आपको पता है कि सिंपल अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी क्या है, तो आप एक चीज बताओगे, वो क्या बताओगे कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अगर आप ये लीनियर के लिए है, ये लीनियर मोशन के लिए है, अगर मैं एंगुलर मोशन की बात करूं, अगर मैं एंगुलर मोशन की बात कर रही हूँ तो वहां पे क्या चेंज हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। अगर यहाँ पे एक्स है, ठीक है, वो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वहां पे क्या करना है, उसने सर्कल में घूमना है, यहाँ पे तो उसने सर्कल में घूमना है, तो उसको क्या वेरी करना पड़ेगा, थीटा वेरी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सर्कुलर एक एंगुलर मोशन करना चाहते हो तो इस थीटा को वेरी होना पड़ेगा, तो थीटा की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, थीटा की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे थीटा आ जाएगा। ठीक है, और टाइम तो है ही है। अब थीटा अगर आपने मान लो ये सर्कल कंप्लीट करना है, ठीक है, तो आपको थीटा की कितनी वैल्यू चाहिए, थीटा की आपको ये यहाँ से, यस, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा घूम के आपको यहाँ पे आना है, तब जाके सर्कल कंप्लीट होगा, मींस आपको 2 पाई घूमना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई/t और 1/t। ठीक है, अब हमने एक सर्कल कंप्लीट किया है ना, तो उसको मैं कैपिटल T से डिनोट कर देती हूँ। टी क्या है, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए
मुझे कितना टाइम लगा, और 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आया है ये रिलेशन 2π μ। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। यस मैम। तो आपने ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तीनों याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैम इम्पीडेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होती है ये। वो तो ओके हम मैम। ऐसे नोट कर रहे हैं। क्या हुआ? रेजिस्टेंस को तो हम ऐसे नोट कर रहे हैं मैम। अगर आप एक सर्किट की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक सर्किट की बात कर रहे हो तो उसको रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है। जब आप पूरे सर्किट की बात कर रहे हो, ठीक है, अब पूरे एक ही चीज ऐसे है, ये बनाई है मैंने, ये बनाई है ना मैंने। इसकी इंडक्टेंस है L, आपको इसके क्रॉस पता है, इंडक्टर के क्रॉस कितनी होती है रेजिस्टेंस, XL। इसके क्रॉस कितनी होती है, XC। और इसके क्रॉस कितनी है रेजिस्टेंस, R। ठीक है, तो ये तो अपनी अपनी रेजिस्टेंस हुई। तो जब हम एक सर्किट की बात करते हैं तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। अगर करंट ने यहां से पास होके जाना है तो उसको इंडक्टर भी मिलेगा, इसकी रेजिस्टेंस भी ये इसकी रेजिस्टेंस भी अपोज करेगी, इसकी भी अपोज करेगी, इसकी भी अपोज करेगी। तो जो अगर करंट फ्लो हुआ तो टोटल करंट को कितनी रेजिस्टेंस ऑपोजिशन हुई, मींस कितनी रेजिस्टेंस मिली, तो उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो जब भी एक से ज्यादा कंपोनेंट आ जाएंगे वहां पे हम रेजिस्टेंस की जगह पे क्या यूज करेंगे, इम्पीडेंस यूज करेंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ही होती है, ये रेजिस्टेंस ही होती है। अच्छा, उसके बाद और कौन सा टॉपिक था जो मैंने बोला था कि कल करवाऊंगी? मैम मैम एक बात लिमिटेशंस ऑफ बोलूं, ओम्स लॉ। क्या था? आप ना ऐसे लेके चलो, यहाँ पे 3-4 को छोड़ के बाकी सभी को फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता। ये समझ में नहीं आया? हमारी ना बेसिक टर्मिनोलॉजी भी नहीं क्लियर है फिजिक्स की तो। अच्छा, हम्म, ऐसा मतलब कि आप करते हैं। लेवल से उठाया करो। हम्म, चलो एक जीरो ना, से फिर। मतलब कि एक सीरीज के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज चलो, मतलब कि कहीं आपने बीच में से कोई टॉपिक उठा लिया, कहीं बीच में से कोई टॉपिक उठा लिया, ना तो हम रिलेशंस का कुछ पता चलता है भी, क्या कहाँ से क्या बन गया, कहाँ से आ गया, क्या कुछ कुछ नहीं पता चलता। ईडी तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से, बाकी सारे तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाए हुए, वहां पे भी दिक्कत आ रही है ईडी में। मुझे तो बहुत आ रही है मैम इसमें। क्या दिक्कत आ रही है जितेंद्र आपको? मैम मैम नहीं, की ये सारी दिक्कत ही दिक्कत आ रही है इसमें तो। मैम ये इशू है, जैसे आपने मेथड ऑफ इमेजेस कराया वो लिंक अप नहीं कर पा रहे हम लोग भी, किसके बाद क्या करें, किसको कैसे लिंक अप करें, तो वो सारा मिक्स हो जाता है। मैम थोड़ा सीरीज वाइज चल लिया करो, जैसे कि हमारा ये सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग। देखो पता क्या है, मेथड ऑफ इमेजेस तो सबसे ही डिफरेंट टॉपिक है। उसका तो पहली बात, जहां पे भी मर्जी कर लो, उसका लिंक ही नहीं है। हाँ मैम, वो एक ही मतलब है, थोड़ा जैसे न्यू सा लगा या जो भी कह लो, बट ये चीज की दिक्कत थोड़ी आ रही है कि जैसे चलो थोड़ी कोई कंटिन्यू। बात नहीं, हम इस चीज को इम्प्रूव कर देती हूँ मैं, कि आपको ना वो सीरीज में ही करवाऊंगी। अच्छा, ईडी में क्या दिक्कत आई है बता दो, आज क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पे आ रही है आपको प्रॉब्लम, कि कैसे कैसे पढ़ना है, जो टॉपिक समझ में नहीं आया। मैम एक्चुअली जैसे आपने कराया, जैसे कुछ तो पता चलते हैं, ओके इलेक्ट्रिक चार्ज है, हमें पता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। बट जैसे मैम अब ये एलसीआर आ गया, अब ये मैम पता ही नहीं लग रहा टॉपिक में ये है कौन सा टॉपिक, क्योंकि मैम इनमें देखा तो कहीं नाम नहीं दिख रहा कि एलसीआर है क्या मैम, तो मैम ऐसे होती है दिक्कत।
पता है, ये ना कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कहीं भी बुक से उठा लो, कहीं आपको ये चीज वाइब्रेशन वेव्स में भी मिलेगी। ये आपको ईडी के लास्ट में भी पढ़ी है, एलसीआर सर्किट। आप सिलेबस में देखो, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नीचे पड़ी है ये सारा कुछ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है मैम। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है ये। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ी है ये चीज। देखो आपने ना ईडी में ये चीज करनी है। पहले किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताओ क्या क्या किया था। मैम रिंग का पता किया था, एक पॉइंट चार्ज का पता किया था, होलोस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता की थी। स्टार्टिंग ये की थी हमने। स्टार्टिंग में मैम कर्ल थ्योरम वेक्टर की थी। पोटेंशियल, कर्ल, डाइवर्जेंस, फिर मैम वो ग्रेडियंट आ किता ही। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको टॉपिक समझ में नहीं आए या फिर ये मैंने उल्टे पुल्टे ऐसे करवाए हैं, ये इसमें दिक्कत है या टॉपिक ही समझ में नहीं आए। टॉपिक तो समझ में आ जाता है मैम, टॉपिक की कोई दिक्कत नहीं होती है, बट मैम वो उल्टे पुल्टे होते हैं ना, तो पता नहीं लगता भी ये किसका है ये किसका है, तो वो मैम दिक्कत होती है। बीच में मतलब ऐसे दिन आ जाते हैं जैसे उस दिन का पिछले वाले के साथ जो कनेक्शन बैठना होता है वो प्रॉपर बैठ नहीं पाता, ये चीज हो जाती है कभी कभी। जितेंद्र आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आता। नहीं मैम, टॉपिक का कोई दिक्कत टॉपिक नहीं। तो ऑलमोस्ट आ जाता है, टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ना जैसे हम सीरीज में चलते हैं, एक सीरियल ऑर्डर चलता है, वैसे रिजल्ट याद रहता है। इस रिजल्ट का हमने यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे यूज किया, यहाँ से ये बना। मतलब कि सीरियल में फिर भी याद करने थोड़े आसान रहते हैं, बट कभी अच्छा हम नहीं। कहीं से उठा लेते हैं, कभी हम कहीं से उठा लेते हैं। नहीं पता, वो चीज रहेगी। जैसे मैंने आपको ये ईडी में ही था, सिर्फ ये ईडी में ही आपको प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि इसके ना एक दूसरे के साथ कोई लिंक ही नहीं है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का देखो, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लिंक ही नहीं है। उसमें चार्ज की बात कर रहे हैं, इसमें करंट की बात कर रहे हैं, सारे एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाते हैं। तो देखो मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले आपने किया था कूलम्स लॉ, ये किया था। हाँ जी मैम। कूलम्स लॉ किया हुआ है। सेकंड, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, देखिए आता ही नहीं आता। क्यू स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। सेकंड हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, फोर्स अपॉन चार्ज। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन निकाला था किसके लिए, पोटेंशियल। इससे पोटेंशियल तो बाद में आया, पहले हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। आर होती है, आर स्क्वायर होता है, मैम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर स्क्वायर मैम, होता R है। square। उसके बाद हमने किया था रिंग के लिए। रिंग के लिए क्या बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हाँ जी। रिंग के रिंग के लिए कहाँ लिए, की थी? ओ सबसे एंड में। हाय। अच्छा रिंग के लिए छोड़ दो, स्फीयर के लिए क्या बताई थी, हाँ जी मैम, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये किस पे बता रहे हो आपका। ये तो सरफेस की है मैम, आउटसाइड होलोस्फीयर। मैम, 3 केसेस थे ना मैम उसके, आउटसाइड के लिए। आपको मैंने बोला सफियर के लिए बताओ। आप लोगों का जवाब उल्ट के क्वेश्चन आ जाना चाहिए था कि इनसाइड बताना है, आउटसाइड बताना है, या फिर सरफेस पे बताना है। आप डायरेक्ट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप क्यों बोल दिया। इसके लिए पहले ये देखो, आपने ये इस ऑर्डर में चलना आप, ठीक है। जैसे कूलम लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, फिर स्फीयर के लिए यहाँ पे एक तो होलोस्फीयर हो जाएगा, एक क्या होगा, एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रिंग के लिए और डिस्क के लिए। करवाए हैं ये मैंने। हाँ जी मैम, ये दोनों भी करवाए हैं।
ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा पोटेंशियल। मैम कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग के लिए भी कराया था ना शीट्स। यस, शीट के लिए करवाया है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ये तो एप्लीकेशन होगी ना, यहाँ पे रह गया, गॉस लॉ से निकलता है ये सब कुछ। ठीक है, क्या था ये लॉ, बता सकता है कोई वैल्यू? ਮੈਮ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਾ E dot ds E vector E dot dot ds ds the equals to surface q upon integral is epsilon equal naught. to divergence of electric field into ये होती है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स मींस ds the surface integral। यस, ई डॉट डीएस, ये होता है गॉस लॉ। अच्छा, इसके बाद आपने करना है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल में आपने क्या क्या किया, एक तो फॉर्मूला किया हुआ है, और क्या किया हुआ है? ये भी सेम एक केसेस के लिए ना, हॉलो के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। यस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड करना है, और क्या था? मैम फिर इन्हीं में वो लैप्लेस थ्योरम भी, लैप्लेस इक्वेशन भी थी, पॉइसन इक्वेशंस भी थी। हाँ, वो इसी में आती है। हाँ जी मैम। पॉइसन इक्वेशन क्या होती है, देखिए, याद है and किसी को? del square स्क्वायर वी। and del square v is equals to 0। ओ मैम वो तो लैप्लेस होती है। And- ये होती है पॉइसन इक्वेशन। हाँ जी मैम। हाँ जी। लैप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। याद करो, याद नहीं है? अच्छा, अब पोटेंशियल में फिर वही पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन था वो करवाया था। फिर होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल और उनके ग्राफ हो गए थे, तो ये वाला पार्ट इसमें करवाया था। इसके बाद में भी मैंने आपको कंडक्टर वाला करवाया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक वाला। हाँ जी Yes, ma'am. वो तो इसी के बीच में ही करा दिया था मैम, फिर उसके हाँ बाद जी, वो इसी इमेजेस में, वाला शुरू किया था आपने। हाँ जी, इसी के बीच में आता है डाइलेक्ट्रिक वाला। इसी के बीच में डाइलेक्ट्रिक वाला आएगा, मींस कंडक्टर वाला। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है, बाउंड्री कंडीशंस करने के Yes, बाद। ma'am. तो देखो, ये तो उसी ऑर्डर में चल रहा है चीज, जिस ऑर्डर में होनी चाहिए थे ऐसे ही करवाइए आपको। उसके बाद इसकी बाउंड्री कंडीशंस भी करवाई होंगी। ठीक है, उसके बाद आपने अगर इसमें ना लिखना है, जैसे आप इस ऑर्डर में कर रहे हो ना, इसके बाद ही लिख लेना मेथड ऑफ इमेजेस, अदरवाइज का मेथड ऑफ इमेजेस का किसी के साथ भी कोई लिंक नहीं है। मैम चलो उस टॉपिक का तो कोई नहीं, जिसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं, चाहे वो पहले हो जाए चाहे वो बाद में हो जाए। चलो मैं बताती हूँ कि आपने कैसे कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो। ठीक है, ये है, चाहे आप मेथड ऑफ इमेजेस चाहे यहीं पे लिखना है, यहीं पे इसके बाद पढ़ लिया करो, या फिर कहीं मर्जी पढ़ लो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक में क्या पढ़ा था सबसे पहले? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, उसकी Seibert's law. डायरेक्शन नहीं देखी थी? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. की थी. उसके बाद आपको हर एक केस के लिए डायरेक्शन बताई थी मैंने। ठीक है, और उसी में मैंने आपको एक चीज भी बताई हुई है कि साइक्लॉइड मोशन कैसे बनता है, स्पाइरल मोशन कैसे बनता है, याद है? यस मैम, साइक्लॉइड में तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और स्पाइरल मोशन में मैम उसमें एक के ऊपर लगता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field की वजह से बनता है वो. बायो-सावर्ट लॉ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखी थी हमने। उसके बाद हमारे पास क्या था, आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट करवाए थे जो यहीं से निकले हैं। ठीक है, इसकी लंबी डेरिवेशंस करने के बाद हमारे पास इसके रिजल्ट निकले थे।
उसके बाद मैंने आपको करवाया होगा, क्या करवाया होगा, एम्पियर्स लॉ। फाइनाइट वायर के लिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वायर। वो इसकी एप्लीकेशन हो गई ना। वायर के लिए ठीक करवाया है है मैम। आपको, एक रिंग के लिए भी करवाया होगा यहाँ पे, यस मैम। वायर के लिए, रिंग के लिए, ये सॉलिनॉइड तो के लिए इसी भी की करवाया था। एप्लीकेशन। हाँ जी, ये तो इसी की एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद आपको एम्पियर्स लॉ से भी फाइंड करना सिखाया है, सिखाया था इसके बाद ही। यस मैम। नहीं मैम, नहीं सिखाया, सोलेनॉइड था मैम, सोलेनॉइड। ये तो इसकी ही एप्लीकेशन चल रही है। सोलेनॉइड के बाद आपने वो 4 इक्वेशन लिखाई थी मैक्सवेल, उसके बाद, फैराडे लॉ चला है, उसके बाद, अच्छा, फैराडे लॉ के बाद लेंज लॉ चला है, फैराडेज लॉ चला है, फिर फिर लेंज लॉ है, फिर, फिर मैक्सवेल इक्वेशन आ गई, हाँ ये तो मैक्सवेल इक्वेशन क्योंकि इन्हीं से बननी है, वो तो सब जगह ही घूमेगी। फिर उसके डाइलेक्ट्रिक बाद मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक क्या, मटेरियल आ गया, कौन सा आ गया? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा, फिर मैग्नेटिक मैटर आ गया। अच्छा ये मैक्सवेल इक्वेशन का ही पार्ट है आगे। डाइलेक्ट्रिक के उसके लिए बाद मैक्सवेल मेथड ऑफ इक्वेशन क्या इमेजेस आ होंगी? गया, मैग्नेटिक, हाँ जी, उसके बाद मेथड ऑफ इमेजेस आ गया, उसमें स्फीयर डिस्कस किया हमने, उसके बाद, ईएम वेव्स में पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर। हम्म, एक मिनट, आपको एम्पियर्स लॉ नहीं करवाया, इसके बीच में करवाया होगा। मैम बस वो आपने ना एम्पियर्स लॉ का मतलब कि मैक्सवेल इक्वेशन बता के उसमें लिखा दिया था, ये इंटीग्रल फॉर्म है, एम्पियर लॉ है। हाँ बस वही है, बट मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए होंगे एक दो से, नहीं निकाले हमने? निकाले नहीं हैं। मैम, मेरे को तो लगता है एक आधी एप्लीकेशन तो मैंने बताई होगी करके, नहीं मैम, पॉइंट चार्ज के लिए करके बताया है आपको एम्पियर्स लॉ। नहीं मैम, मेरे को तो याद है, इसको नहीं मैम, करवाया है फिर। मैंने क्लास कोई मिस नहीं की, पर मेरा लिखा भी हुआ नहीं है। अच्छा, चलो, एम्पियर्स लॉ मैक्सवेल इक्वेशन में ही करवाया होगा फिर ये, क्योंकि जस्ट इसकी आपको वही है, मैक्सवेल इक्वेशन है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, फोर्थ है, वो एम्पियर्स लॉ है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ये ना जो रिजल्ट है, जैसे गॉस लॉ है कि फ्लक्स इसके इक्वल है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपने याद रखने हैं, डेरिवेशंस हमने नहीं की है, इसलिए आपको नहीं करवाया बताया हुआ है मैंने। मैम, मैक्सवेल इक्वेशन के बाद ही करवाया हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया हुआ है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। कोई एप्लीकेशन भी करवाई होगी इसकी? नहीं मैम, बस यही करवाया है, सिर्फ इतने लिखवाया है, इंटीग्रल फॉर्म है एम्पियर्स लॉ की। एप्लीकेशन मतलब मैम इसको यूज करके कोई रिजल्ट निकाला होगा मैम? आपने कैपेसिटर नहीं, वाला नहीं किया है? ये बताओ, ये किया है हमने? ये कैसे बना के दिखाया था, फिर ये कैसे बनाया था? मैंने किया था ये हाँ तो। जी, ये तो किया था। फिर तो ये एप्लीकेशन ही हो गई इसकी। हम केसेस बनवा के करवाया था। है जी, यस, केसेस बनवा केसेस के बना के करवाया था। हमें पता ही नहीं कहाँ लिखवाया था आपने। एक्चुअली ये आपने हेडिंग नहीं लेंज लॉ के दी बाद लिखा हुआ है ये वाला। मैम, ये आपने हेडिंग मैक्सवेल, नहीं दिलवाई ना मैम, इसलिए हमें कंफ्यूजन है, क्योंकि मैम हम लोग को ज्यादा फिजिक्स के बारे में नॉलेज इतनी है नहीं, इसीलिए मैम। आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, हेडिंग डालो, मुझे बताओ क्या क्या लिखा है आपने, मैं बता देती हूँ। कहाँ से शुरू करना है मैम? स्टार्टिंग से कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। डालोगे, हेडिंग डालने हैं। मैम उनके तो बस डाले हुई हैं, ये मैग्नेटोस्टैटिक में मतलब कि थोड़ा सा है। चलो, मैग्नेटोस्टैटिक में सबसे पहले लिखो मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैम जो डायरेक्शन। आपने नोट्स भेजे थे, आप ये बता दो, जो आपने नोट्स भेजे थे अकेडमी के, उसमें हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक सीरियल में है, प्रॉपरली है? हम्म, मतलब कि उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मिस हो उसमें? नहीं, एक्स्ट्रा हो सकता है, मिस नहीं है कुछ भी। बस फिर हम उससे कर लेंगे मैम, अगर वो मैम सीरियल में है।
देखो ये जो आप चीजें बोल रहे हो ना कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है, ये मैक्सवेल इक्वेशन चाहे आप पहले करो चाहे बाद में करो, क्योंकि हर एक का रिजल्ट यहीं से निकल के आना है, हर एक का रिजल्ट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो बता देती हूँ मैं, आपने ना इसी ऑर्डर में पढ़ना, इसी ऑर्डर में पढ़ लेना आप। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बायो सावर्ट लॉ हो गया, वायर के लिए, रिंग के लिए, सोलेनॉइड के लिए इसको किया था, ठीक है। अच्छा मैंने आपको सोलेनॉइड क्या, अच्छा डायरेक्ट रिजल्ट बताया है ना, म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई वाला। मैम बायट सैवर्ट लॉ का भी डायरेक्ट रिजल्ट ही बताया आपने। हाँ वो डायरेक्ट रिजल्ट ही है, और साथ में लिखवाया होगा कि आउटसाइड जीरो होता है। हाँ जी यस मैम। ठीक है, उसके बाद फेरेडे लॉ करवाया था कि डेल क्रॉस ई ये कैसे बनता है, ठीक है। माइनस कर ली डी बाई कर ली डी, ये चीज करवाई है। फिर उसके बाद जो ईएमएफ, ईएमएफ तो बताई नहीं आपने, लेंज लॉ से पहले ईएमएफ आती है, याद आया, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी। फैराडे लॉ में लिखा हुआ है वो। हाँ जी, फिर इसी में आता है ये, फैराडे लॉ में ही आता है ये चीज ईएमएफ। ठीक है। ये सारे ये है, चाहे आप पहले ईएमएफ मींस फैराडे लॉ का ही पार्ट है, फैराडे लॉ बनता ही इससे है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी है, तो ईएमएफ फिर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर वहां पे हम लेंज लॉ सेल्फ का यूज इंडक्टेंस भी करते इसका हैं। ही पार्ट है। हाँ जी, सेल्फ इंडक्टेंस भी फेरेडेस लॉ का ही पार्ट है। यस ये सारा इसका ही है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सारा इसी में आता है ईएमएफ वाले में, ठीक है। वैसे ना आप अगर कंफ्यूज होते हो ना तो टॉपिक का नाम बनाओ ईएमएफ पूरे का, पहले ईएमएफ सीखोगे निकालनी, फिर फेरेडे लॉ की डेफिनेशन देखोगे, देन फिर देखोगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, देन फिर आप पढ़ोगे लेंज लॉ से ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे पढ़ लेना है इसको। मैम ये इसकी एप्लीकेशन में तो नहीं आता म्यूचुअल एंड सेल्फ मैम ईएमएफ की? नहीं नहीं नहीं, ये उसकी उसमें नहीं आता है। अच्छा उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशंस तो कहीं पे भी पढ़ लो, वो तो सेम ही चीज है, वैसे इसके बाद पढ़ लेना, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे आप एम्पियर्स लॉ के बाद। अच्छा उसके बाद और कौन सा टॉपिक करवाया है आपको, मैटर ईएम वेव, डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद, हाँ जी, मैटर डाइलेक्ट्रिक के लिए करवाया था मैम। हाँ वो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस पहले आपको फ्री स्पेस के लिए करवाई हैं, जिसमें से आपको गारंटी है पेपर में मैक्सवेल इक्वेशन से तो एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर मैंने आपको करवाया होगा डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है, ये मैटर का पार्ट है, ये मैटर में इक्वेशंस क्या होंगी। फिर करवाया होगा मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये करवाया होगा मैंने। यस मैम। उसके बाद कौन सा टॉपिक करवा, उसके बाद आ जाता है स्टार्ट ईएम वेव्स, यही होता है। पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर, यस, रिफ्लेक्शन तो ट्रांसमिशन उसपे, कोएफिशिएंट। हाँ जी वो ईएम का पार्ट है। तो मेरे को तो लगता है आपको सीरीज में ही करवाई है मैंने चीजें, कहाँ पे कंफ्यूज हो गए, अगर मैंने आपको ऐसे ही करवाया है तो ये एक सीरीज एक्चुअली ही मैम चल दिक्कत शायद इनको ये आ रही होगी ना, क्योंकि +2 में ये सारे चैप्टर ना 6 चैप्टर्स हैं जो ईडी में इकट्ठा करके डाला गया है, तो फिर वो अलग अलग पार्ट्स में है ना, तो आपा ने इकट्ठा किया तो कंफ्यूजन हो रही है होगी इनको। देखो अगर आपको कोई भी ऐसे दिक्कत आती है ना, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैम आप आप लोग, ना बिल्कुल ही आप जीरो लोगों को लेवल समझ से में आना उठाना, चाहिए। आप ना बिल्कुल ही जीरो लेवल से उठाना भी, हमें कुछ भी नहीं आता, मुझे तो खास करके कुछ भी नहीं आता। ठीक है, डन, नेक्स्ट टाइम। मैम प्लस ठीक टू है, की फिजिक्स में ना मैं पॉइंटों पे पास हुआ था, 50 का पेपर था, 24 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, 23 आए थे बस। ओके ऐसा करते हैं, इस बार हम रखते हैं सुपर संडे, पूरी ईडी करेंगे। ऐसा कर लो मैम, कोई बात नहीं। ठीक यस है, मैम। मैम हम लोगों के स्टार्टिंग लेक्चर भी नहीं लगे क्योंकि हमने लेट ज्वाइन किया था, फिर हमारा भी हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इस बार हम सुपर संडे रखते हैं, सुबह 6 बजे से ही क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है मैम। ठीक है, पूरी ईडी हम सारी उसी दिन करेंगे दोबारा से। ठीक है मैम।
ठीक है। अब उसके बाद वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला तो वही सीरीज में चला होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, फिर उसकी वेव इक्वेशन आएगी, फिर मैम उसके बाद उसका सोल्यूशन। हाँ जी। जो ऑप्टिक्स आपने करवाई है बस उतना ही पार्ट करना है ना? नहीं, नहीं, ऑप्टिक्स वो तो वैसे ही ऑप्टिक्स तो करवा अभी दिया था। स्टार्ट भी नहीं हुई है। नहीं, पोलराइजेशन करवाया था, डबल स्लिट हाँ जी, एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ना जो पोलराइजेशन है वो ईडी का पार्ट है। ओके ओके, वैसे ये ऑप्टिक्स का पार्ट भी है ना? हाँ, ये ऑप्टिक्स का पार्ट भी है, ईडी का पार्ट भी है। सिर्फ ईडी में 3 चीजें पढ़ते हैं हम लोग, एक वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक पोलराइजेशन। ये 2 ही चीजें ईडी के एंड में पढ़ी जाती हैं। तभी मैंने उसी सीरीज में वो करवा दिया था कि ईडी का पार्ट है ये। एक्सक्यूज मी, इस हाँ पार्ट जी। में कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं पीडी में से? इसमें से आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर तो मैम ये सुपर संडे लगा के आप अच्छे से करवा देना प्लीज। ठीक है, सारे रेडी रहना, जिसको कोई भी काम है छोड़ देना, हम लोग सारी ईडी उसी दिन करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या था, हाँ वही, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाली थी, इक्वेशन निकाली थी, वेव इक्वेशन, फिर उसका सोल्यूशन आ गया था, फिर हमने किया था पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा उसके बाद, पॉइंटिंग वेक्टर मैम उसके वेव बाद इक्वेशन कौन सी निकाली थी? सीधे ही हमने तो पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर लिखा हुआ है ये हम वेव हाँ में। जी मैम, पॉइंटिंग थ्योरम से करवाया स्टार्ट। आपको मैंने डेल स्क्वायर ई वाला नहीं करवाया? नो मैम। करवाया है, मेरे को तो लगता है बाद करवाया में है। आई थी। नहीं नहीं मैम, करवाया करवाया वो हुआ है एंड मैम। में है। करवाया मैम। होगा ये चाहे। ठीक हाँ है, जी हाँ जी। इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये बाद में है। यहाँ से बाद में कर्ल हुआ करके है। वेव इक्वेशन आ जाती है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम लाइव क्लासेस में कौन कौन से यूनिट हो गए हैं वो बताना एक बार प्लीज। लाइव क्लासेस में क्वांटम हो गया, एक तो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है, थोड़ा सा पार्ट रहता है। एटॉमिक फिजिक्स हो गई है हमारा, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वो चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है। ओके ओके डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। देखो, ओके अगर ओके। किसी भी ना, अगर किसी ने भी ईडी करनी है, मैं चाहे ग्रुप में भी बोल देना, लाइव हो रिकॉर्डेड हो, सुपर संडे होगा ईडी का, सारी ईडी एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे। पार्टिकल फिजिक्स भी होगी है मैम, कंबाइन ही न्यूक्लियर के साथ ही। हाँ जी। नहीं, वो अभी उसका पोर्शन ना थोड़ा रहता है। ओके ओके। अच्छा, क्या था? हाँ, ईडी मैम को की बुक मिली नहीं बीएससी की बुक्स में। क्या हुआ? एटॉमिक फिजिक्स की बुक तो मुझे मिली नहीं है बीएससी की बुक्स में। एटॉमिक होती फिजिक्स है भी उसमें। है एटॉमिक मैम, फिजिक्स जिसमें जे कपलिंग वाला है जिसमें। वो आप लोग क्वांटम में भी करते हो। मोस्टली ये चीजें क्वांटम की बुक देखना, मॉडर्न फिजिक्स लिखा होगा। मैम बीएससी में क्वांटम की बुक अलग से थी। हाँ, क्वांटम की थी, क्वांटम मैकेनिक्स 1 एंड क्वांटम मैकेनिक्स 2। जो ओके, मैंने किस पढ़ी थी, पब्लिशर की थी? मेरे ना जो मैंने पढ़ी थी उसका नाम था मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम की बुक थी वो थे ए के सिकरी की बुक थी वो। ओके ओके मैम, मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आता है उसका। फिजिक्स, ओके यस। ओके ओके मैम, जो क्वांटम वाइब्रेशन फिजिक्स एंड भी लिखा वेव्स वाला होगा। पार्ट है वो पेंडिंग है ना अभी? आज वही स्टार्ट करवाना है आपको। ऑप्टिक्स उसके बाद करेंगे हम। हाँ जी। ओके ओके मैम। ऑप्टिक्स जो स्कोरिंग थी ना, वो मैंने आपको, जिसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं वो थी जम्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और पोलराइजेशन, इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। जो बाकी ऑप्टिक्स है वो करेंगे, पहले हमने करना है वाइब्रेशन एंड वेव्स, फिर करना है हमने मैकेनिक्स वाला पार्ट, देन करेंगे ऑप्टिक्स। ओके ओके मैम। और मैम जो जैसे सिलेबस में अब हमें क्लासिकल मैकेनिक्स अलग से है या फिर एज इट इज जो सिलेबस है वही आ रहा है? जो मैं बोल रही हूँ ना मैकेनिक्स, उसके इसमें ही अंडर सारा ही है। कवर हो जाएगा। हाँ। ओके ओके मैम। और मैम जो लाइव क्लासेस वाला आइकन बना है उसमें सब वीडियोस ऐड हो गई हैं लाइव वाली जो अभी तक हमने करा है? ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ओके ओके मैम, ठीक है। हाँ जी। ओके जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना उसमें शो नहीं हो रहे ऐप में, तो वो कैसे ओपन होंगे?
मैंने वैसे ग्रुप में भी बहुत बार शेयर कर दिए थे सारे, मैं दोबारा कर देती हूँ शेयर। शायद हो सकता है मैम मैंने लेट ज्वाइन किया हो, तब आपने पहले शेयर किए हो सकता है मैम, दोबारा प्रीवियस शेयर कर दें। पेपर से शेयर किए है मैम ने, क्वेश्चन अलग से नहीं शेयर किए हैं। किसके मैम आप ऐसे प्रीवियस? कर दिया करो, जैसे यूनिट के साथ ही उसके पीवाईक्यू करवा दिया करो इस तरह से थोड़ा सा लिंक में, तो भी हो जाता है। मैम ये नेक्स्ट टॉपिक है या ईडी का ही पार्ट है? ये ईडी का पार्ट नहीं है, ये नवा सब्जेक्ट है, वाइब्रेशन एंड वेव्स। कंप्लीट होगी मैम? ईडी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो आपको कंफ्यूजन है ना, वो चीजें मैं नहीं करवा रही, जैसे ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, ठीक है, वो मैं किरचॉफ उसी लॉ दिन भी रहता था मैम करवाती उसमें। हूँ। हाँ जी, किरचॉफ लॉ भी रहता था। कौन सा लॉ? किरचॉफ किरचॉफ लॉ मैम। फ्लो। अच्छा, केवीएल रूल, केसीएल केवीएल रूल, वो तो सिखा दूंगी आपको मैं। मैम मल्टीपोल वाला जो टॉपिक था, हाँ, वो करने की जरूरत नहीं है। मैम जो संडे को ईडी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी एक ही यूनिट एक ही डे में, उसके एक्स्ट्रा में तो करने की जरूरत नहीं है ना उससे? ओके नहीं, ओके मैम। मैम आप कंप्लीट कर्ल डाइवर्जेंस सिखाओगे, क्योंकि हमारा वो टॉपिक रह गया था डाइवर्जेंस और कर्ल वाला। कंप्लीट ही करवाऊंगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अच्छा, वाइब्रेशन एंड वेव्स कर ले स्टार्ट। हम इसमें ना हाँ लास्ट जी, हाँ में जी। 2 टॉपिक हिस्ट्रेसिस और एनर्जी लॉस के दिए हुए हैं, तो ये किसमें हम करेंगे? ये हम सीएमपी में करते हैं, मीन्स ठीक है। सीएमपी में ये चीज हो चुकी है। वहां पे कौन से चैप्टर में था ये, मैग्नेटिक मटेरियल वाले, हाँ जी, पैरा फेरो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हाँ जी उसमें किया था। वहां पे किया है हमने ये। मैम ये आज जैसे थोड़ा सा होगा, 7 बजे खत्म कर दोगे ना? 20 ही मिनट रह गए हैं, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा आज इसकी ना सिर्फ जस्ट हम वो सीखते हैं कि वाइब्रेशन एंड वेव्स की वो ही होती है ना, जैसे कि टूल्स क्या है इसमें, कि छोटी छोटी चीजें वो सीखते हैं कि क्या होती हैं। मैम या सबसे फिर आप पहले ऐसा करो कि या फिर कि वाइब्रेशन एंड वेव्स में हमें क्या क्या करना उसका बेसिक ओवरव्यू दे दो एक बार, तो हमें थोड़ा उसका स्केलेटन पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है इसमें। मैं वो बता देती हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले हमने करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 चीजें करनी है हमने, एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस और एक होंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस। एक अनडैम्प्ड और एक डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होंगी। उसके बाद सेकंड हमने करना है इसी में आप, अच्छा, इन दोनों में ही हमने 2 पार्ट्स करने हैं आगे। एक हम करेंगे इलेक्ट्रिकल, एक करेंगे मैकेनिकल। सारे पार्ट्स में हम यही चीजें करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होंगी, एक मैकेनिकल ऑसिलेशन होंगी। इसके लिए अनडैम्प्ड और डैम्प्ड दोनों के लिए। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन, अब उसके बाद मेरे को याद नहीं है क्या है सिलेबस में, 1 मिनट देखने दो। किसी ने भेजा हुआ है क्या ग्रुप में? मैंने नहीं भेजा था। हाँ जी मैम, कल ही डाला था। हाँ जी, मैं वही देख रही हूँ, 1 मिनट। सिलेबस तो नहीं चेंज हुआ, खैर। सिलेबस कल ही आया है ना एक नवा, कुछ हाँ जी चेंज मैम, नहीं वही है। डाला था मैंने ग्रुप में। हाँ, कोई चेंज नहीं आया। वही हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया,
ठीक है, यही करने वाले हैं। अच्छा, फोर्स ऑसिलेशंस हो गया, फोर्स ऑसिलेशंस में ही है सारा बड़ा पार्ट ये, और फिर आ जाएगा वेव मोशन। फिर उसके बाद फोर्थ चीज है वेव मोशन। वेव मोशन, ठीक है। अब हमारी थोड़ी सी, हाँ ये है, देखो आप ना इसको एक बार सारे ना अपना अपना सिलेबस खोलना। खोलना सारे सिलेबस में, आपको बता देती हूँ कि हम कैसे कैसे करेंगे इसको जो रह गया है। खोल लिया सबने? यस मैम। इसमें देखो लिखा हुआ है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल वाला पोर्शन, एक मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, एक मैकेनिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडिया हो गया, स्पेशल रिलेटिविटी हो गया। ये सारा मैकेनिक्स का पार्ट है। इसको आप क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम दे सकते हो। ठीक है, ये सारा मैकेनिक्स में करेंगे हम। फिर उसके बाद ये वाइब्रेशन एंड वेव स्टार्ट हो गया, ऑसिलेशंस, वेव्स। ठीक है, ये वाइब्रेशन एंड वेव्स का पार्ट है। कौन सा वाला? एक डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, एक फोर्स ऑसिलेशंस हो गया, एक वेव मोशन हो गया। ये सारा वाइब्रेशन एंड वेव्स का पार्ट है। उसके बाद जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, उसके बाद पोलराइजेशन हो गई, लेजर हो गई, ये सारा किसका पार्ट है? ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। वो सारा ऑप्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये हम ऐसे करेंगे इसको, 3 चीजें। बाकी तो लेजर भी ऑप्टिक्स में आएगी? यस, लेजर भी ऑप्टिक्स में आएगी। ये ऐसे करनी है हमने। चलो आज मैं थोड़ा सा, अभी 20 मिनट है, आपको मैं थोड़ा सा वो बता देती हूँ, बेसिक टूल्स इसमें क्या है। मैम जो स्टेफेंस लॉ वाला पार्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो हो गया या पेंडिंग अभी? कर लिया है हमने थर्मोडायनेमिक्स में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूरा। ओके ओके मैम। अच्छा, सबसे पहले हमें सीखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ठीक है, अब हार्मोनिक मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। अब ये टू एंड फ्रो मोशन क्यों बोलते हैं? अब एक चीज मानो, ये मेरे पास ये एक वॉल है, मैंने क्या किया, स्प्रिंग अटैच कर दिया ऐसे। मैंने क्या किया, ये एक वॉल थी, ये एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग का एक एंड इस दीवार के साथ, एक मैंने इसके नीचे क्या है, मास को हैंग कर दिया, मास लटका दिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है मेरे पास, कि ये एक वॉल है, मींस कोई भी कुछ भी है ऊपर। ठीक है, कोई रिजिड स्पोर्ट है, तो एक यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड ऊपर है, एक मैंने नीचे क्या कर दिया, मास हैंग कर दिया, जिसका मास क्या है, m। और पहले ये इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, पहले ये क्या था, इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम मींस अभी हमने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं की है। जैसे ना ऐसे पकड़ के ऐसे रखा हुआ है मैंने, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है इसको, चाहे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मर्जी, जितनी मर्जी एग्जांपल्स हैं इसकी, चाहे आप ये भी मान सकते हो कि इस चीज को ना मैंने ऐसे घुमा दिया, ये चीज बन गई कि ये एक दीवार है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पे है, एक ये मास के साथ हमने अटैच किया हुआ है। अब ये चीज एक टेबल पे पड़ी है, टेबल पे मीन्स अभी ये कहाँ पे है, रेस्ट पे है। अभी ये क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, रेस्ट पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने किया क्या, मैंने क्या किया, इसको ना पकड़ के खींच दिया,
मैंने इस मास को पकड़ा और इस तरफ को खींच दिया, ठीक है। तो अगर मैंने मास को ऐसे खींचा, ठीक है, पहले ये चीज पड़ी थी, मैंने इस मास को पकड़ के ऐसे खींच दिया। अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप पकड़ के खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा ना, यही होता है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया, मतलब अब हमारा मास नीचे बना देती हूँ इसको। पहले मास यहाँ पे था, अगर आपने इसको इस तरफ से पकड़ के खींच दिया तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, ये चीज बन गई, ठीक है। ये था इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जब ये क्या था, रेस्ट पे था, तो मैं जो रेस्ट पे चीज पड़ी है उसको इक्विलिब्रियम बोल रही हूँ। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब मैंने अगर पकड़ के खींचा, इस तरफ को क्या लगाई, फोर्स लगाई। जो मैंने हाथ से पकड़ के खींचा, मैंने एक फोर्स ही लगाई है, किस तरफ को, उस तरफ को। तो मैंने एक फोर्स लगाई, उस वजह से ही अब यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है। अब मैंने पकड़ के खींच तो दिया, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे खींच के छोड़ा तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। रिस्टोर करने की कोशिश मतलब कैसे करेगा, मैंने एक चीज मैं बार बार बोलती हूँ कि नेचर का रूल है कि हर चीज अपनी स्टेबल पोजीशन में रहना चाहती है, हर चीज अपनी स्टेबल पोजीशन में रहना चाहती है, कि उसको ना मतलब हर चीज को डिस्टरबेंस मंजूर नहीं है। तो वही चीज है, ये यहाँ पे स्टेबल पोजीशन में पड़ी थी, मैंने फोर्स लगाई इस तरफ को तो यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे ले आके मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया। यहाँ पे अगर मैं लेके इसको यहाँ से छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आपने इस चीज को रियल लाइफ में भी इमेजिन करते हो, अगर आप स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींच दो, अगर उसको छोड़ दोगे ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है ना, ठीक है। तो वही चीज होगी कि ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, बट ये वापस कैसे आएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, याद है किसी को, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, To every action there is equal and Reaction, opposite there is reaction. always equal and opposite reaction. थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर F- आप देखो, अगर आप देखो जैसे यही है, मैंने हाथ दीवार पे मारा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि हमें क्या लगता है कि मैंने दीवार पे हाथ मारा, ठीक है, तो मैंने फोर्स लगाई। एक फोर्स कौन लगाएगा, दीवार भी लगाएगी, हमारे हाथ पे भी चोट लगती है, ठीक है। आप किसी को भी हाथ लग, किसी से भी ऐसे मैंने मारा, ठीक है, बहुत जोर से मारा, ठीक है, तो मेरे को क्या लग रहा है कि मैंने फोर्स लगाई है यहाँ पे, बट एक फोर्स दीवार ने भी हम पे लगाई है, तभी मेरे हाथ पे दर्द हुआ, ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ने क्या बोला है कि अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो ना तो इक्वल फोर्स वो भी लगा रहा होगा, ठीक है। अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो तो इक्वल फोर्स वो भी लगा रहा होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप फोर्स लगा रहे हो इस तरफ तो ये फोर्स लगाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये किसने बोला था, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ने बोला था। तो अगर आपको पेपर में ये चीज आ भी जाती है तो आप ये चीज बताओगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है, कि अगर आप किसी एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो सिस्टम जिसपे आप फोर्स लगा रहे हो वो उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स बना लेता है। क्यों बनाता है, फिर से वही चीज की नेचर का रूल है कि वो अपनी स्टेबल पोजीशन में रहना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप उस पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हो वो क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगा के इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये किसने बोला था, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ने बोला था। अब यही चीज सेम यहाँ पे अप्लाई करो कि अगर आपने फोर्स लगाई है इस तरफ, अगर आपने फोर्स लगाई है इस तरफ, आप लोग यहाँ से क्या समझते हो, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इसके ऑपोजिट लगेगी, अब Opposite direction. रीस्टोर होगी जब तो ऑपोजिट होगी, राइट टू लेफ्ट लगा रही हो इस तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी अब। यस, ये इस तरफ जाएगी, जाएगी या फिर नहीं, बाकी बताओ। यस मैम। यस मैम, ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो उसको वापस उसकी पोजीशन पे लेके जाएगी, ठीक है। तो देखो मैंने एक इस तरफ फोर्स लगाई है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक फोर्स इस तरफ भी लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली फोर्स है ना, ये क्या करेगी, रिस्टोर करेगी। इस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि आपने पकड़ के इस तरफ खींच दिया है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रही है,
आएगी, ठीक है, इस फोर्स की वजह से। तभी हमने इसको नाम क्या दे दिया है कि ये रिस्टोर करेगी अपनी पोजीशन को, तो ये होगी रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये इस तरफ को आएगा, ठीक है, ये इस तरफ को आएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको इस तरफ बैक खींचा। अगर इसने इसको खींचा तो ये भी तो एक मोशन में ले आई इसको, ठीक है। आपने स्प्रिंग को इस तरफ से पकड़ के खींचा, आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ सबको आते हैं या फिर नहीं, या फिर बता दूं? यस मैम, आते हैं। आते हैं मैम। हाँ जी जितेंद्र, भूल गए? हाँ जी मैम, आते हैं। वही है, पहला मतलब ये, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहती है अनटिल अनलेस जितना चाहिए उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। दूसरा लॉ था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तीसरा था टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो सेम चीज, ये क्या है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाई और आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मींस आपको, आपने सिस्टम को क्या दे दी है, एक्सेलरेशन दे दी है, ठीक है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब एक सिस्टम ने अपने अंदर खुद से बना ली, तो ये भी तो एक्सेलरेशन देगा इसको, ठीक है। मींस ये भी तो सिस्टम को वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, तो ये इस मोशन में लेके आएगा, मतलब की। तो ये इसने इस तरफ को फोर्स लगाई, अगर इसने इस तरफ को फोर्स लगाई, वो अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा है। तो ये पहुंचता पहुंचता जैसे ही इक्विलिब्रियम क्रॉस कर, मींस देखो ये चीज ना ऐसे समझ सकते हो आप, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। ये मास ने इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, ये मास इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स बनाई है। अब क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मोशन में आ चुका है मास, अगर ये मोशन में आ चुका है, ये इस तरफ को मूव कर रहा है। हमने क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम क्या है इसकी, इक्विलिब्रियम क्या है इसकी, स्टेबल पोजीशन है। यहाँ पे आके इसको रेस्ट पे आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे इसको आके रुक जाना चाहिए था, बट ये नहीं रुका, ठीक है। यहाँ पे इसको आके रुक जाना चाहिए था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मींस इस पोजीशन पे आके इसको रुक जाना चाहिए था, क्योंकि यही तो हम चाहते थे कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। बट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लॉ काम किया। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी जब तक आप फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी अनटिल आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो, उसकी रेस दबाई हुई है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो सेम स्पीड पे चलती जाएगी ना वो चीज, ठीक है। जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे वो चीज सेम स्पीड पे चलती जाएगी। तो जो ब्रेक लगाना है वो क्या है, फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है। तो अगर फोर्स नहीं लगा रहे तो वो सेम चीज पे चलती जाएगी। अब यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम ने एक बार अपनी तरफ खींचा, ठीक है, तो एक बार अपनी तरफ खींचा तो ये सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाती, मींस क्या होगा, ये जिस वेलोसिटी से जा रहा था ना वैसे ही मूव करता रहेगा, क्योंकि अब इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाथ से इसको छोड़ दिया है। मैंने एक बार पकड़ के इसको यहाँ से खींच दिया था, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको छोड़ दिया है, अब उस पे कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं। अगर फोर्स नहीं लगा रहा तो ये जिस वेलोसिटी के साथ जा रही थी वो ऐसे ही आगे क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, ये आगे ऐसे ही इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर जाएगी। बट जैसे ही इक्विलिब्रियम क्रॉस करेगी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वेलोसिटी कम क्यों होनी स्टार्ट हुई, ये इक्विलिब्रियम पे जीरो क्यों नहीं हो गई वेलोसिटी, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, मान लो इस चीज को कैसे समझाऊं, हाँ, हमारे पास दो तरह की एनर्जी होती है, ठीक है। हमारे पास अगर मैं सिस्टम की टोटल एनर्जी देखूं वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं हूं, ठीक है, अगर आप पूछोगे कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है तो मैं बोलूंगी कि मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अगर चीज मोशन में होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अगर कोई चीज मोशन में होती है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर रेस्ट पे है तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर रेस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब
आपने क्या कर दिया, यहाँ पे फोर्स लगा के इसको खींच दिया, तो आपने क्या किया, उसको एनर्जी दी है ना। अगर एनर्जी दी है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आके इसको छोड़ दिया। अब आपने क्या किया, हाथ से इसको एनर्जी दी है, हाथ से आपने सिस्टम को क्या दी है, एनर्जी। तो जैसे ही आपने, पहली चीज आपने कितनी एनर्जी दी, मान लो 100 है, आपने अपने हाथ से उसको पकड़ के खींचा तो आपने एनर्जी दी है सिस्टम को, ठीक है। कोई भी बिना एनर्जी के काम नहीं कर पाएगा, अपने हाथ से एनर्जी दी, मान लो मैंने 100 एनर्जी दी है, ठीक है। अगर 100 एनर्जी दी है, जैसे ही आपने इसको छोड़ा, अब इसके पास 100 एनर्जी है जो आपने हाथ से दी है, तो ये क्या करेगा, ये इस तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये इसको क्रॉस कर जाएगा इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि अब इस पे कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, क्योंकि हाथ से तो हमने छोड़ दिया है। अगर फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, तो ये इस तरफ को मूव करेगा, ठीक है। ये इस तरफ को मूव करता जा रहा है। बट आप ये देखो, जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी एनर्जी भी तो कम हो रही है, इसकी एनर्जी भी कम हो रही है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आएगा जब क्या होगा, इसकी एनर्जी अभी इस यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रही है, इसकी एनर्जी डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी, ये रेस्ट पे चला जाएगा। 100 से ये कम होती होती कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से अब फिर से क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा, अब ये फिर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है, ठीक है, दूसरी साइड चला गया है, बट ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है। तो क्या करेगा सिस्टम, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो खींचने की कोशिश करेगा तो फिर इस तरफ ले आएगा ये, फिर इस तरफ खींचा रिस्टोरिंग फोर्स ने, फिर ये मोशन में आएगा, फिर ये इक्विलिब्रियम को क्रॉस करेगा, फिर वही चीज ऐसे रिपीट होती रहेगी, ठीक है। स्प्रिंग क्या करता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना। पहले ये यहाँ पे हमने डिस्टरबेंस क्रिएट की थी, देखो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से फिर ये ऐसे घूमता रहेगा, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। इस टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है, ये आ रहा है इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ये चीज क्लियर है या फिर किसी और मेथड से समझाऊं? ठीक है मैम। क्लियर है मैम। बाकी बताओ। क्लियर है मैम। ठीक है, क्लियर है तो मैम। ये मोशन ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये मोशन ऐसे चल रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। अब एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, चलो ये तो थ्योरी थी कि ये मोशन कैसे होता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमने इस तरफ लगाई, ठीक है, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगी, ये रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रही हूँ मैं। रिस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, जितना आप इसको खींचोगे, ठीक है, जितना आप इसको खींचोगे, ठीक है, उतना ये इस तरफ को मूव करेगी, ठीक है, जितना आप उसको उस दूसरी तरफ खींचोगे, ठीक है, जितनी आप डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करोगे, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करने का क्या मतलब है कि मैंने इसको पकड़ के खींचा है ना, इसको पकड़ के खींचा है मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने की है, ठीक है, जितनी ये ज्यादा होगी, कि जितनी ये ज्यादा होगी उतनी ये फोर्स इस तरफ को ज्यादा लगाएगा, जितना ये एक्स कम होगा उतनी इसको कम फोर्स लगानी पड़ेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने के लिए। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी फोर्स इसको इस डायरेक्शन में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने के लिए ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाती हूँ तो मैं लगाती हूँ के और साथ में एक्स, ठीक है। अभी के क्या है, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है, ये हमें बताता है आप, यस डायरेक्शन, आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो इस तरफ कर रहे हो ना, बट फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन निकल के आता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है।
इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं। हाँ जी बताओ, ये चीज क्लियर है? मैम इस पूरी इक्वेशन को F इजिकल्स टू माइनस के एक्स हुक्स लॉ कहते हैं। हाँ जी ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जितनी आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे, आप जितना ज्यादा खींचोगे, ठीक है, जितना ज्यादा खींचोगे उतना वो इस तरफ को फोर्स लगाएगा। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर ये सबको क्लियर है कर दो इरेज। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, अगर नहीं क्लियर तो बता दो। क्लियर है मैम। आप फोर्स को और क्या लिख सकते हो? देखो हमने फोर्स लगाई थी इस तरफ, जिसको मैं एम ए बोल सकती हूँ। ठीक है, अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होने चाहिए? इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकती हूँ? एम ए लिख सकती हूँ। न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करके मैं फोर्स को एम ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ के एक्स। अब एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, ठीक है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है एक्स, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। और एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम डबल डेरिवेटिव लिख सकते हैं किसका? डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये चीज दिख रही है। तो अभी यहाँ पे ए की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बना। एम को मैं डिवाइड कर दूं, अगर एम को मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एम दूसरी तरफ किया तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इसको हम इस साइड ले आते हैं, ये बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। देखो सेम फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आती है। इसको अगर ना कंपेयर करोगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोई टर्म पड़ी है इंटू, जो यहाँ पे है वही वेरिएबल यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो के बाई एम को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ जाती है रूट के बाई एम। तो जो हार्मोनिक, मैम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहीं से आई है। बस मैंने इसको क्या कर दिया? ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। ये आगे बहुत यूज होगी, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन मानो सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे ओमेगा स्क्वायर को, ये चीज लिख सकते हो के बाई एम। तो देखो जो ऑसिलेशंस हो रही थी, ठीक है, ऑसिलेशंस हो रही है ना, जब जैसे ही आपने डिस्टरबेंस क्रिएट की, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है ना, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है? वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। ठीक है, हाँ जी क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो सारा काम जो वाइब्रेशनल वेव्स में है, वो सारा काम इसी पे चल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है, डैम्प्ड क्या होते हैं, अनडैम्प्ड क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर आप आइडियल केस लेके चलोगे, अगर आप आइडियल केस लेके चलोगे, मतलब आप एक चीज देखो, एक ये है, मतलब मैंने क्या किया, एक ना थ्रेड लेके, ठीक है, धागा लेके उसके साथ नीचे एक बॉब लटका दी, ठीक है, मास लटका दिया। तो अगर आप थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, ये ऐसी है चीज,
ठीक है। ये एक थ्रेड लेके मैंने नीचे मास कोई बॉब हैंग कर दी, ठीक है। अगर आपने इसको पकड़ के यहाँ पे खींच दिया, ये कर दिया, यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब जैसे ही इसको पकड़ के आप यहाँ पे ले आए, जैसे ही यहाँ से छोड़ोगे तो क्या होगा, ये इस तरफ को मूव करेगा। वही सेम चीज जो अभी मैंने बताई थी कि इक्विलिब्रियम को क्रॉस करेगा, बट कब तक, जितनी आपने एनर्जी दी है उतना ही इस तरफ ये पहुंच पाएगा। तो ये फिर इस तरफ आएगा, फिर डाला तो इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, तो फिर इसको खींचा जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। अब आप ये चीज देखो कि अगर आपने यही चीज यहाँ पे हैंग की हुई है, ठीक है, अगर ये इस तरफ को मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट की, ठीक है, यहाँ पे पकड़ के मीन्स यहाँ से मैंने इसको हाथ से लेके छोड़ दिया। अगर मैंने इसको छोड़ दिया, यहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया, ये पहले इस पोजीशन तक जाएगा, क्या ये दोबारा इसी पोजीशन पे आएगा? मेरा क्वेश्चन सिर्फ नो यही मैम, है उससे कि कम होगी थोड़ी। रियल लाइफ में देखेंगे तो क्या ये इसी पोजीशन में वापस आएगा? नहीं मैम, बट उससे कम होगी। हाँ, सेम क्यों पे नहीं सेम पॉइंट आएगा? पे नहीं आएगा, देखो, क्योंकि ये उसकी अपनी इसी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। इसका मोशन कुछ ऐसे होगा, ये इस तरफ जाएगा तो नहीं, यहाँ से रुकेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। क्यों यहाँ तक पहुंचता है? क्योंकि किसकी वजह से? एयर फ्रिक्शन। यस, देखो, अगर आपने इसको यहाँ पे हवा में लटकाया हुआ है, अगर आपने हवा में लटकाया हुआ है, ये एयर है आसपास, एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, फोर्स लगाएंगे, एयर रेजिस्टेंस होगी। एयर रेजिस्टेंस जहां पे भी आ जाती है मतलब आप ऑपोजिशन दे रहे हो। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये अपनी यहाँ तक वापस नहीं आ पाएगा, ये यहाँ तक पहुंचेगा, फिर इस तरफ यहाँ तक, फिर ऐसे ही नेक्स्ट टाइम ये और कम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये और। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे ये चलता चलता रुक जाएगा, एक पॉइंट पे ये धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। अगर आप आइडियल केस लेके चलोगे जहां पे क्या होगा, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने बॉब को यहाँ पे डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुंचेगा इस तरफ, तो ये वापस उसी पोजीशन पे चला जाएगा, ये ऐसे ही उसी पोजीशन पे मूव करता रहेगा, ये उसी पोजीशन पे क्या है, मूव करता रहेगा। कोई इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा मीन्स ये कभी रेस्ट पे नहीं आएगा, ये कभी रेस्ट पे नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये होंगी अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो दो चीजें करनी है हमने, ठीक है, कि एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जब हम आइडियल केस लेके चलेंगे, फिर जब हम रियल लाइफ में आएंगे तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस की वजह से एम्पलीट्यूड क्या है, डिक्रीज होता रहता है, तो उसको बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। तो ये दो चीजें उसमें वैक्यूम का केस होता है ना? हाँ जी, बट हम प्रॉपर वैक्यूम भी नहीं बना सकते अगर सोचा जाए। मैम अनडैम्प्ड की कोई रियल लाइफ में एग्जांपल है जो हम देखते हैं और हमें पता ही नहीं? नहीं होगी, ओके मैम। नहीं है, रियल लाइफ में कोई भी नहीं है अनडैम्प्ड की, क्योंकि ये आइडियल केस है। ओके मैम। डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं हमारी रियल लाइफ में। जी मैम, क्योंकि यही देखिए भी, हाँ अगर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियस है वो चीज फिर रुकती है, किसी भी चीज फ्रिक्शन फ्रिक्शन से। यस, एक थर्ड, ये तो एक हमने डैम्प्ड करना है, एक अनडैम्प्ड करना है, एक फोर्स ऑसिलेशन करेंगे कि जब हमने फोर्स लगाई हुई है, ठीक है, तब एम्पलीट्यूड उसका कम नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पे देखेंगे हम फोर्स ऑसिलेशन में क्या होगा, ठीक है। तो हमने कल से, मतलब ये ना सबसे आसान टॉपिक है पूरी फिजिक्स का, अगर किसी को ये समझ में आ गया, बहुत इजी टॉपिक है ये, डैम्प्ड अनडैम्प्ड ये सब चीजें। मैम बस कर दे लीव। हाँ जी, मैम मुझे एक सवाल पूछना था मैम।
हाँ जी। मैम पेपर में अगर किसी ने जैसे किसी की एज दिसंबर में ना 37 की कंप्लीट हो जाएगी, तो मैम फिर उसका जब वो होएगा पेपर होएगा, तो मैम वो तैयारी करे कि ना करे, क्योंकि मैम पेपर का तो कुछ पता ही नहीं, तो मैम मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो नहीं, आप जाएगी। ना नोटिफिकेशन चेक करो, उन्होंने ना नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है 1/1/21 को इतनी डेट, मतलब कि इतने ईयर का चाहिए। मींस मतलब जब वो ज्वाइनिंग करेंगे तब तक होनी तब का चाहिए कोई ना। नहीं है, बस जब अपने उन्होंने ना मतलब कि ये मेंशन किया ओके। हुआ है फॉर्म पे, जब फॉर्म आया हुआ है ना उस पे मेंशन है। मेरी किसी से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था वैसे तो हम ओवर एज हो चुके हैं, बट उन्होंने ना फॉर्म पे मेंशन किया हुआ है 1/1/21 को इतनी एज होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके ये होता ओके है ठीक फॉर्म है। फिलिंग के टाइम देखा जाता है ये चीज। ठीक है मैम। ठीक है मैम। मैं बड़ी देखो अगर परेशान आपने थी। एक बार फॉर्म फिल कर दिया, पेपर चाहे 1 साल लेट हो गया, उनकी एज चाहे वैसे चली गई है, बट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तो थी ना, हाँ जी हाँ जी। वो होंगे। अगर क्लियर कर जाते हैं ज्वाइनिंग होगी उनकी। बस फिर तो मैम है मैम, उसकी मैम 25 को हो जाएगी, दिसंबर में 37 कंप्लीट हो जाएगी मैम। ओके, चलो कोई बात नहीं, दे सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके।